हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन। मैथमेटिकल फॉर्मूले फॉर दिस यूनिट। इसमें लोगरिथम के 3 फॉर्मूले जो होते हैं इस यूनिट में यूज हैं। log m बाई n अगर हमें मिलता है तो हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। log m टू द पावर n will be equal to n टाइम log of m and log m into n will be equal to log m plus log n। पार्ट ए, फोर्स मोमेंटम एंड इम्पल्स। इंट्रोडक्शन टू फोर्स, ये चीज़ें हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच नंबर वन आइदर चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट, तो फोर्स उसकी अवस्था को यूनिफॉर्म रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की या रेस्ट वाली स्टेट को अवस्था को चेंज करने की कोशिश करती है या कर सकती है। नंबर दो, चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती है और सिर्फ ट्राई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए व्हीकल रनिंग ऑन ए हाईवे कैन बी बोट टू रेस्ट बाई अप्लाइंग ब्रेक। हाईवे पे कोई व्हीकल जा रहा है, ब्रेक अप्लाई करके हम उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। दस द मोशन ऑफ द व्हीकल कैन बी डिस्ट्रॉयड या स्टॉप बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स, ब्रेक से जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी उससे हमने व्हीकल के मोशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। द फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैथमेटिकली फोर्स इक्वल होती है मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। और फोर्स की और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो मैं वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करेंगे बॉक्स से। मास और एक्सेलरेशन m1 l1 t माइनस 2। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की दो यूनिट हम लेसन में पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। अब फिर से अगर एब्सोल्यूट यूनिट पढ़ रहे हैं तो फिर से उसके दो पार्ट हो सकते हैं, एसआई पार्ट और सीजीएस पार्ट। और अगर ग्रेविटेशनल यूनिट पढ़ रहे हैं फिर से दो पार्ट हो सकते हैं, एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। देयरफॉर यूनिट ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट, absolute unit and gravitational unit. Further, absolute unit can be in SI system and in CGS system. Similarly, gravitational unit can be in SI and CGS. अब हमारे पास 1 2 3 4 चार डेफिनेशन हो जाएंगी फोर्स को डिफाइन करने के लिए। दो डेफिनेशन एब्सोल्यूट के अंदर और दो डेफिनेशन ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर। फर्स्ट, अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट में SI एंड सीजीएस। अगर SI होगा तो न्यूटन में और सीजीएस होगा तो डाइन में। ग्रेविटेशनल में अगर SI सिस्टम में मेजर करेंगे तो केजी वेट, और ग्रेविटेशनल यूनिट में ही अगर सीजीएस में मेजर करेंगे तो ग्राम वेट। तो एब्सोल्यूट यूनिट की बात करें, इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और फोर्स को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, F इक्वल टू एम। तो हैंस F इक्वल टू एम में अगर है तो 1 न्यूटन फोर्स हो जाएगी, तो ये भी 1 होना चाहिए, एम भी, और ए भी 1 होना चाहिए। तो 1 न्यूटन इक्वल टू एम इक्वल टू 1 kg एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब इस बॉक्स वाली डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन को देख के
हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यूनिट की, इसकी न्यूटन की। द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन if it produce an acceleration 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. Similarly, absolute unit in CGS system. In CGS system, the unit of force is dyne. As we know, F equal to ma, then force will be equal to 1 dyne if mass equal to 1 gram, because we are dealing with CGS system और CGS system में mass होता है ग्राम, और acceleration क्या हो जाएगी, डिस्टेंस सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, टाइम सेकंड में रहेगा, तो 1 ग्राम और एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को देख के हम इसकी यहाँ पे थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 डाइन यहाँ से देखते हैं, 1 डाइन इक्वल होएगा 1 ग्राम मास पे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अप्लाई कर दें तो डेफिनेशन ऑफ 1 डाइन विल बी the force is said to be 1 dyne if it produces an acceleration 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. ऐसे ही ग्रेविटेशनल यूनिट में भी दो पार्ट हैं, एसआई में केजी वेट और सीजीएस में ग्राम वेट। लेकिन इस पार्ट में, ग्रेविटेशनल वाले पार्ट में, एक्सेलरेशन हम लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई सिस्टम में द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी वेट या किलोग्राम वेट, केजी वेट। एज वी नो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए। तो फोर्स अगर 1 केजी वेट होगी तो मास होगा 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन होगी जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। 1 kg weight force equal to 1 kg mass multiply acceleration. Acceleration is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन बन गई 1 kg वेट। इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या बनेगी इसको देख के, 1 kg वेट इक्वल टू 1 kg मास और एक्सेलरेशन कितनी पैदा हो जाए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द फोर्स इज सेड टू बी 1 kg वेट इफ इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass 1 kg. अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें, ग्रेविटेशनल यूनिट में सीजीएस सिस्टम की बात करें तो फोर्स होती है ग्राम वेट। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम वेट। एज एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए हर बार हम यूज कर रहे हैं डेफिनेशन लिखने के लिए। तो फोर्स 1 ग्राम वेट कब होएगी, जब मास 1 ग्राम हो जाए, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो उतनी ही रहेगी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, 9.8 ही रहेगी। लेकिन क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे, वो बन जाएगा 980, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डेफिनेशन बन जाएगी, द फोर्स इज सेड टू बी 1 ग्राम वेट इफ इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। अब अगर हम न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें, केजी वेट को ग्राम वेट में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर हमें मिलेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन्स, 1 केजी वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 डाइन्स। जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे फोर्स को, तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमारे काम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। Physically, linear momentum of a body is the quantity of motion contained in a body. किसी बॉडी में गति की कितनी मात्रा भरी हुई है। एक चलती हुई कार, एक चलता हुआ ट्रक, दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हैं, तो हमें पता है मोशन कंटेन्ड बाय द कार एंड मोशन कंटेन्ड बाय द ट्रक दोनों में डिफरेंट है।
क्योंकि दोनों की टक्कर अगर एक दीवार से हो जाए तो इम्पैक्ट कार में और ट्रक के केस में अलग अलग होगा। बेशक दोनों सेम स्पीड पे हैं, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी दोनों केस में डिफरेंट है। और इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। इसको p से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल p से, वेक्टर नोटेशन के साथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की वेलोसिटी को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लीनियर मोमेंटम मिलेगा। हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अभी पता चला लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर नोटेशन में अगर इस फॉर्मूले को हम लिखें p इक्वल टू एम वी, और p पे नोटेशन लगाएंगे वेक्टर नोटेशन, तो v पे वेक्टर नोटेशन लगा देंगे। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, v की और p की। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है यहीं पे लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आया। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम इज, अब मास और वेलोसिटी के डायमेंशन आप यहाँ एक जगह इकट्ठा लिख देंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला हमें लीनियर मोमेंटम के लिए मिल जाएगा। ये हमें डिराइव करना आना चाहिए, इसकी हम रट्टा नहीं मारेंगे, कभी भी क्रैमिंग नहीं करेंगे। यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम हमें इसके फॉर्मूले से ही दिख रहा है, मास केजी हो जाएगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी मोमेंटम की? इन ऐसा ही सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर सेकेंड पर सेकेंड। और सीजीएस की बात करें, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन सीजीएस इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिग्निफिकेंस ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी। बॉडी के अंदर गति की कितनी मात्रा भरी हुई है, और ये बात डिपेंड करती है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बॉडी का मास कितना है, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। ए ग्रेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार। एक कार को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए हमें देन टू स्टॉप ए स्कूटर मूविंग विद द सेम स्पीड। एक स्कूटर और एक कार सेम स्पीड से जा रहे हैं तो कार को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। Moreover, a small piece of stone dropped from a certain height on a glass plate does not break the glass plate, but a heavy stone dropped from the same height break the glass plate. सेम वही बात है, छोटा पत्थर ग्लास प्लेट को नहीं तोड़ेगा, लेकिन उतनी हाइट से बड़ा पत्थर हम छोड़ दें ग्लास प्लेट के ऊपर तो उसको आसानी से तोड़ देगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो दोनों की सेम है। जैसे ही ग्लास से टकराएंगे, छोटा पत्थर और बड़ा पत्थर दोनों की फाइनल वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन मास डिफरेंट है। तो मोशन कंटेन्ड बाय द स्टोन दोनों केस में, छोटे वाले और बड़े वाले के केस में डिफरेंट है, इसलिए बड़े वाला ब्रेक कर देगा ग्लास प्लेट को। दीज एग्जाम्पल शोज दैट quantity of motion contained in a body depend upon mass and velocity of the body। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है किसी बॉडी के अंदर गति की कितनी मात्रा भरी हुई है, दैट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया। नाइन्थ क्लास में इनर्शिया भी पढ़ के आए हैं हम। इनर्शिया हिंदी में बोलते हैं जड़ता। It is the property of all the bodies by virtue of which they cannot change their state of rest or state of uniform motion along a straight line on their own। ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज, जितनी भी दुनिया में बॉडीज हैं उन सब में एक गुण होता है कि अगर वो रेस्ट पे हैं तो वो रेस्ट पे ही रहते हैं, और वो एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में हैं तो फिर मोशन में ही रहेंगे और स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेंगे। अपने आप ना तो रेस्ट से मोशन में आएंगे ना रेस्ट मोशन से रेस्ट पे जाएंगे। ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया, और इसी गुण को इनर्शिया बोलते हैं। फिजिकली इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। क्योंकि ग्राउंड में अगर कोई पत्थर पड़ा है उसको हम हटाना चाहें और ग्राउंड में कोई दूसरा बड़ा पत्थर पड़ा है उसको हटाना चाहें
तो जिस स्टोन का मास ज़्यादा है उसको हटाने में हमें, रेस्ट से मोशन में लाने में हमें ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। हैवियर द बॉडी, ग्रेटर विल बी greater will the force required to change its state. Hence, greater is its inertia and vice versa. That means mass is the measure of inertia. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, और जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। टाइप ऑफ inertia. There are three types of inertia. Inertia of rest, inertia of motion, and third is inertia of direction. Inertia of rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अपने आप मोशन में नहीं जाएगी, इस गुण को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इनएबिलिटी, अयोग्यता, बॉडी अपने आप नहीं जा सकती मोशन में रेस्ट से, अयोग्य है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स। जब हम बस में बैठे होते हैं, अचानक बस चल पड़े तो हम पीछे की तरफ गिरने को होते हैं। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट पे थे, बस अचानक मोशन में आई, हमारी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसलिए हम पीछे की तरफ गिरने को होते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी बाय virtue of which it cannot change state of uniform motion. The inability of the body by virtue of which it cannot change its state of uniform motion. कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपने आप अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी, अपने आप रेस्ट पे नहीं आएगी। When a bus stops suddenly, वो मोशन में कोई बस है, हम उसमें खड़े हैं या उसमें बैठे हैं, अचानक ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर दे तो बस अचानक रेस्ट पे आ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी चाहती है कि वो मोशन में ही रहे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। द पैसेंजर सीटिंग इन साइड टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। बस के अंदर जो पैसेंजर होते हैं वो सामने की तरफ गिरने की कोशिश करते हैं या गिर जाते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, it is the inability of the body by virtue of which it cannot change its direction of motion by itself। अपने आप कोई बॉडी मोशन की डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं करती है। जैसे कोई पत्थर हम सामने फेंक दें तो अपने आप डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा। कंसिडर ए स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक पत्थर को रस्सी से बांध के हम इस सर्कल में घुमा रहे हैं, और अचानक मान लो इस पॉइंट पे जहाँ पे अभी कर्सर है, इस पॉइंट पे रस्सी अगर टूट जाती है तो स्टोन सीधा भाग जाएगा। यहाँ पे अगर रस्सी टूट जाती है तो स्टोन यूं सीधा भाग जाएगा। रस्सी के टूटने के बाद, स्ट्रिंग के ब्रेक होने के बाद स्टोन कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज इनर्शिया ऑफ direction of stone. Consider a stone tied with a string move in a horizontal direction. If the string breaks during the motion, the stone will fly off tangentially at that point of circle due to inertia of direction of stone.